हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बीटा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। वैसे ये अध्याय में ऑनलाइन क्लास में जो है लाइव क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, स्टार्ट कर चुका हूं। तो लाइव क्लास किसी कारणवश मैं 2 दिन नहीं दे सकता था, इसलिए मैं इसको सोचा आपको यूट्यूब पे ही अपलोड कर दें। तो इसलिए मैं आपको इस माध्यम से मैं आपको आपके सामने दे रहा हूं। तो बच्चे ध्यान से इसको सुनेंगे, देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत जो किए थे कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या क्या भूमिका है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर है ना आपके फाइनल बोर्ड में दी जाती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है, सब्जेक्टिव भी निकल जाता है, लेकिन ये अक्सर ये लॉन्ग में दी जाती है कि मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर प्रकाश डाले। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 5 मिनट का। अगर इस लगभग 10 साल के एग्जाम में 5-6 साल तक ये जरूर पूछता है। कभी कभी कंटिन्यू भी देखा गया है, 16 में, 17 में, 18 से लगातार कंटिन्यू दी जाती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, है ना, मानव जीवन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का, ठीक है। तो हमने औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका थी उसको कवर कर लिया। फिर घरेलू उत्पाद में भी हम लोगों ने देख लिया कि भाई दूध है ना, दूध से दही बनता है, फिर पनीर बन रहा है, फिर उसके बाद इडली डोसा बन रहा है, ठीक है, ये ताड़ी बन रहा है। ये सब चीजें हम लोग देखो ना, घर उद्योग क्षेत्रों में एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, है ना, वैक्सीन प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे चीज जो है वाहित वाल उपचार है, बायोगैस संयंत्र है, ये सारे चीजों को इस सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत ही सब आता है। तो आज हम उसी के अंतर्गत, वही टॉपिक के अंतर्गत आज एक स्पेशल टॉपिक इसका बन गया है, नाम है कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। अर्थात इस क्षेत्र में अब सूक्ष्म जीवों की क्या क्या भूमिका है, आज हम इसमें देखेंगे और देखेंगे कि सूक्ष्म जीव कृषि क्षेत्र में मानव के लिए क्या क्या कल्याण किया है। तो बच्चों देखिए ध्यान से, तो कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, ये हेडिंग हमारा है, और उस के अंतर्गत सबसे पहला जो है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, अर्थात एक कैसे फैक्टर बन गया है, कारक बन गया है, उसको रोकने के लिए उसके रूप में देखेंगे। तो माइक्रोबेज इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, है ना, फैक्टर्स। तो ये तो इंग्लिश हो गई इसकी। अब इसके अंतर्गत ये टॉपिक जो हमारा है उसमें ये है क्या, इसमें 2 चीज आती है कि ये जैव नियंत्रण कारक क्या है, ठीक है, उसके अंदर आएगा, और कौन कौन से होते हैं वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इतनी सटीक बातें लिखी हुई है। कृषि में अधिकतम पैदावार हेतु अक्सर हम मानव कल्याण कैसे होगा, जब कृषि क्षेत्र में जो हरित क्रांति आई 1960 के बाद, तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन आई, तो फसल पैदावार बढ़ा, तब तो मानव की कल्याण, इतनी भारत जनसंख्या है भारत की, सबको पैदावार, सबके लिए जो खाने पीने की चीजें मिल रही है, तो कम से कम ये क्रांति नहीं अगर आई होती तो ये सब नहीं संभव था। इसलिए और अधिक से अधिक क्या मिल जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती रहेगी, घटने का नाम नहीं है, ठीक है ना। कब तो कंट्रोल किया जा रहा है, फिर भी जो है ये बढ़ ही रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले है कृषि में अधिकतम पैदावार हेतु, हमारा खेती में अधिक पैदावार हो, उसके लिए क्या करता है, खरपतवार नाशक, अर्थात जो एक्स्ट्रा खरपतवार निकल आता है खेतों में, जैसे एक क्या कहते हैं, गाजर घास की बात करते हो, वो एक खरपतवार है जो गेहूं के साथ अमेरिका से आया, गेहूं के साथ यहाँ आया था, ठीक है, पार्थेनियम जो आप लोग जाने हैं। तो वो भी अलग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रूप में आता है ना, उसे भी समस्याएं होती है, शोषण सभी समस्याएं होती है, ठीक है। तो ये गाजर घास की बात अलग, वो 2 नंबर क्लास में आता है, उसकी अलग मैं वीडियो ले चुका हूं, है ना, उसको ध्यान दे दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो खरपतवार नाशक तथा रोग जनकों के सक्रियताओं को अन्य जीवों के प्रयोग से पूर्णतः रोकने को क्या कहते हैं, जैव नियंत्रण। अर्थात ये क्या हुआ कि हम फसल, हमारा पैदावार अधिक हो, उसके लिए जो नाशक, उसको रोकने वाले जो खरपतवार है नाशक जीव, है ना, खरपतवार नाशक जीव, अर्थात जो खरपतवार को जो खत्म करने वाला नाशक जीव है, और रोग जनकों को सक्रियता, रोग जनक जो है उसकी सक्रियता माने एक्टिव जो रहेगा, उसको अन्य जीवों की सहायता से, अन्य जीवों के प्रयोग करके उसको हमको रोकना। अन्य जीवों को रोकने को क्या बोलते हैं, जैव नियंत्रण। जीव को वो नियंत्रित कर रहा है, रोक रहा है। अर्थात अगर जो
प्रोग्राम डाल रहा है खेतों में उपजाऊ बढ़ाने में, उसको अब किसी अन्य जीवों से उसको रोक देंगे हम, तो वो क्या हो जाएगा, जैव नियंत्रण कारक हो जाएगा वो। और साथ में इसमें प्रयुक्त जीवों को, जो इसमें जीव प्रयुक्त हो रहा है अर्थात शामिल हो रहा है, उसकी जो भूमिका रोल ले रहा है वो, जिसके मदद से ये हो रहा है, उसको वो जीवों को क्या बोलेंगे हम, जैव नियंत्रण कारक। अर्थात जो जीव इसको रोक रहा है उसको जैव नियंत्रण करेंगे, जैव नियंत्रण कहेंगे। और जो इसमें यूज होगा, जो इसमें भूमिका निभाएगा जीव, उस जीव को हम बोलेंगे जैव नियंत्रण कारक, अर्थात वो फैक्टर है जो रोक रहा है। तो आराम से इसको समझिए, ठीक है, ध्यान से। अब जैसे क्या है वो, तो कौन सा जैव नियंत्रण कारक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहां बन जाएगा आपको, और सब्जेक्टिव रहेगा तो क्या है, तो यहां पे इतना सा लिखिएगा, एग्जाम्पल दीजिएगा। अगर आपको सिर्फ ये पूछे कि निम्न में कौन जैव नियंत्रण कारक है, तो ये ऑप्शन यहां पे रहेगा 4 3 रहेगा, उपयुक्त सभी तो सभी दीजिएगा। अगर किसी एक इसमें से ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा तो आप किसी एक को ही मारिएगा। जैसे देखिए, तो कोचिनियल कीट, पेरापॉक्स, निम्फाल, हाइड्रिला, लेमना, सिरेटोफाइलम तथा अन्य सूक्ष्मजीवों। इसके अलावा ये तो हुआ रोकने वाले कारक जीव, और साथ में पर्सनल जो सूक्ष्म जीव होगा जिसको नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ ईटीसी, है ना। और भी इस जीव के अलावे ये सब भी है जो जैव नियंत्रण कारक की भूमिका निभाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिए कि ये कृषि पैदावार हमको बढ़ाना है, ठीक है। कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए अगर उसमें रुकावट जो डालता है, खरपतवार बढ़ जाता है ना, उसको नाश करने के लिए, खरपतवार को नाश करने के लिए जिस जीव का प्रयोग हम करते हैं उस जीव को बोलते हैं जैव नियंत्रण, और उसमें जो प्रयोग हो रहा है उस जीव को बोलेंगे जैव नियंत्रण कारक, ठीक है। और एग्जाम्पल में ये सारी बात आप देख लीजिएगा, ओके ना। चलते बच्चे आगे देखते हैं बाबू। तो आगे हमारा यहाँ पे टॉपिक है, ये तो हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब इसी के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट आता है, अवधारणा आता है, उसका नाम है आईपीएम, जिसको बोलते हैं आईपीएम। ये कॉन्सेप्ट में ना हुआ अवधारणा, ठीक है। तो क्या अवधारणा हमारा आईपीएम क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, अर्थात इसी के अंतर्गत ये आईपीएम कभी कभी आता है। व्हाट इज आईपीएम, आईपीएम क्या है ना, और इसे क्या इसके लक्ष्य हैं, कभी कभी ये पूछ बैठता है, या ऑब्जेक्टिव इससे निकल आएगा। तो आप इसे कैसे करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है, हम पूरा जान लेते हैं। इसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, एकीकृत पीड़क प्रबंधक, ठीक है। ये हिंदी हो गई। अब इसको पढ़ते हैं, तो कृषि रासायनिक प्रदूषण, एक और फिर से एक पूरा नाम आएगा, कभी कभी आपको पूरा नाम लिखने के लिए भी आता है, तो इससे भी जान लीजिएगा कि कृषि रासायनिक प्रदूषण, एग्रो केमिकल पॉल्यूशन, शॉर्ट में हम एएसपी कहेंगे। ये आईपीएम अलग है और एएसपी का पूरा नाम अलग है, अर्थात कृषि रासायनिक प्रदूषण, कृषि रासायनिक प्रदूषण से पर्यावरण को बचाना, अर्थात जो केमिकल का प्रयोग कर करके जो हानि हो रहा है पेड़ पौधे में, उससे रक्षा कैसे होगा, से पर्यावरण को बचाना एवं कृषि उत्पादकता के लिए आईपीएम का मुख्य लक्ष्य है। अर्थात क्या है, ये जो हानि हो रही है केमिकल से उसको बचाना, और साथ में कृषि उत्पादकता के लिए आईपीएम का मुख्य उद्देश्य बचाना और आईपीएम के द्वारा उसको बढ़ाना। तो क्या है यहाँ पर देखिए, तो वो क्या क्या इसका लक्ष्य है मुख्य रूप से। तो सबसे पहले इसको समझिएगा ध्यान से, पीड़क ये नाशकों है, ध्यान से। तो सबसे पहला है क्या उद्देश्य है आईपीएम का, तो पीड़क को उनके प्राकृतिक शत्रु के द्वारा नष्ट करना, अर्थात ऐसे नहीं मारेंगे, प्राकृतिक नेचुरल जो एनिमीज हैं, जो प्राकृतिक शत्रु है, उसी से पीड़क को हम मार देंगे, ठीक है। ये पहली आईपीएम अवधारणा के अंतर्गत आता है। दूसरी, पीड़क नाशकों का सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग करना एवं पीड़क को केवल सुग्राही अवस्था में ही प्रयोग करना, अर्थात देखिए पीड़क नाशकों को सूक्ष्म मात्रा, अर्थात जो पीड़क नाशक जीव है उसका प्रयोग हम कम मात्रा में करेंगे। ऐसा नहीं अधिक मात्रा में दे दिए, अब उस जिससे हमको रक्षा करना होता है उससे तो किया, लेकिन अब यही हानि वहां पहुंचाना शुरू कर दिया, तो इसलिए हम जैसे खादे का प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे कि मात्रा में करते हैं, कम मात्रा में करते हैं, जितनी आवश्यकता होती है
उतना ही करते हैं, ठीक है, करना भी चाहिए। तो नाशकों का सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग करना एवं पीड़क को केवल सुग्राही अवस्था में प्रयोग करना, अर्थात जब कंफर्टेबल हो कंडीशन है मैंने फेवरेबल कंडीशन हो ना, सुग्राही अवस्था वही होती है जब वो, तब जाके प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से जब मन तब नहीं करना है, ठीक है। एक बात ध्यान देना। दूसरी बात, तीसरी बात यह करते हैं कि सफाई द्वारा अनेक पीड़कों से सुरक्षा उत्पन्न करना, अर्थात साफ सफाई करके हम अनेक पीड़कों से हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तीसरा है, चौथा है, अनेक पीड़कों को उनका पोषण करने वाले, देखिए यह लिखा हुआ है पोषण करने वाले, पोषण करने वाले साधनों को खत्म करके नियंत्रित करना। ये नीचे नियंत्रित करना लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। क्या है कि अनेक पीड़कों को उनका पोषण करने वाले साधनों को खत्म करके नियंत्रित करना, अर्थात जो पोषक अनेक पीड़कों, जो पीड़क है जो खराब करता है फसलों को, वो किससे बढ़ता है, उसको पोषण कौन प्रदान करता है, बस उसी को अगर हम नष्ट कर देंगे तो उसका तो खाना पीना बंद हो जाएगा। अब खाना पीना बंद होगा तो ऑटोमेटिक भूख से मरेगा, और अंततः बस भूख से मरेगा तो फसल क्या होगा, ठीक ठाक रहेगा। अर्थात ये भी, ये सारे एक तरह से क्या है, ये है आईपीएम कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हम ये सारे 4 पॉइंट को अगर हम प्रयोग करते हैं, यही हमारा आईपीएम कॉन्सेप्ट कहलाता है, और हम फसल को अच्छे से पैदावार कर लेते हैं। और इसी तर्ज पर है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो है डेवलपमेंट करता है, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ता है। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक जो है, एक टॉपिक अभी हुआ है ना, इसको समझ गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे मैं फिर बताता हूं। ओके, आइए अब देखते हैं सूक्ष्मजीव का कृषि क्षेत्र में दूसरी भूमिका। जो अब है ये जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव, अब जैव उर्वरक जो खाद्य रूप है, उस रूप में कितना फसल को लाभ पहुंचाता है और मानव का कल्याण करता है। तो देखिए सबसे बच्चे, इसमें सबसे पहले जो है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव मैक्रोबीज इन द फॉर्म ऑफ बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्या है ये, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जैव उर्वरक क्या है। पहले उसको देखें, जैव उर्वरक है क्या। तो यहाँ देखिए, वैसे जीव जो मृदा में पोषक तत्वों की क्या करती है, मात्रा को बढ़ा देता है। कुछ ऐसा सूक्ष्मजीव है जो मिट्टी है ना, मिट्टी धरती जहां पे उपजता है हर चीज, उसकी उर्वरा शक्ति जो है फसल पैदावार को बढ़ा देती है, अर्थात कुछ सूक्ष्मजीव ऐसा काम करता है। तो वैसे सूक्ष्मजीवों को ही हम क्या बोलेंगे, जैव उर्वरक ये है। जैव उर्वरक के रूप में, अर्थात परिभाषा आप आराम से निकाल सकते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रूप में आ सकता है कि जैव उर्वरक क्या है। वैसे जीव जो मृदा में, मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा, जो खान पीन है ना, जो पौधे उसको लेके अपनी ग्रोथ करता है, पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जैव उर्वरक कहते हैं। अब देखिए जैव उर्वरक कौन कौन हुआ, तो बैक्टीरिया हमारा जैव उर्वरक है। ये तो जानवे कर रहे हैं कि बैक्टीरिया दोस्त भी है हमारा, दुश्मन भी है, क्योंकि लाभ और हानि इसे दोनों है। तो ये बैक्टीरिया हो गया। साइनोबैक्टीरिया देखे होंगे, साइनोबैक्टीरिया से ही इस बैक्टीरिया का निर्माण हुआ है, बहुत ही पुराना है। जब से धरती बनी है, जब से धरती पे जीवन है, तब से ये साइनोबैक्टीरिया है। और साइनोबैक्टीरिया चर्चा में लास्ट में थोड़ा सा करूंगा इसमें। और साइनोबैक्टीरिया जो है ये धरती पर ऑक्सीजन की उपलब्धता को यही दर्शाया, अर्थात धरती पर जो ऑक्सीजन आ गया है, इसी के बदौलत आया है। यही पूरे जीवन में, पूरे धरती पर ऑक्सीकृत किया है पूरे धरती को, मैंने ऑक्सीजन की उपलब्धि इसी से हुआ है, ठीक है, उत्पत्ति कर सकते हो। तो एंड फंजाई, अब फंजाई जो है यह भी, फंजाई से भी मिट्टी की उड़ा शक्ति बढ़ती है, साइनोबैक्टीरिया से बढ़ती है। साइनोबैक्टीरिया में धान के खेतों में दलहनी पौधों का कम आएगा मुख्य रूप से, ये सॉरी धान खेतों में ज्यादा फायदा करता है, और ये बैक्टीरिया हमारा है। तो ये तीनों जो है ये पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है, अर्थात तीनों का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है। तो आइए इसमें देखते हैं, एक एक करके उदाहरण देके हम मुख्य रूप से हमारा क्या है, बैक्टीरिया बारे में तो इसके पहले पर है। और एक बताएंगे बीटी कॉटन जो है, आगे टॉपिक आएगा, वो भी जानकारी मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको वो।
अभी साइनोबैक्टीरिया और जो है साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत जो है, अर्थात ये जो है पहले बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की चर्चा में करता हूं, फंजाई की बात तो होगी। तो ये राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया के अंतर्गत, इसका एग्जांपल दे दिए, और एक साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले राइजोबियम ये है क्या, तो एक बैक्टीरिया है, अर्थात कैसा बैक्टीरिया है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एक ग्राम पॉजिटिव होता है और एक ग्राम नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसकी चर्चा क्लास 11 में बता चुका हूं, दोनों में अंतर बता चुका हूं, ग्राम नेगेटिव क्या है, ग्राम पॉजिटिव क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह एक ग्राम नेगेटिव मृदा बैक्टीरिया अर्थात मिट्टी में रहने वाला बैक्टीरिया है, होता है, जो लेग्यूमिनस पादपों बोलते हैं दलहनी पौधों को। जितने भी दाल वाले पौधे हैं उसको हम लेग्यूमिनस पादप कहते हैं। उसी के क्या जड़ों पर उभरे गांठों में सहजीवी जीवन व्यतीत करता है, अर्थात जितने भी दलहनी पौधा हुआ उसके जड़ों गांठ जो होता है, जड़ों का गांठ जो होता है टीला बना हुआ गोल गोल टाइप का गांठ टाइप का है ना, जैसे गिलठी निकाल जाता है गांठ, उसी प्रकार से जड़ों में गांठ उभरा हुआ गांठ रहता है। उसी में सहजीवी के रूप में, अर्थात एक दूसरे की हेल्प करके, है ना, उसको भी लाभ इसको भी लाभ दोनों को होता है, सहजीवी के रूप में पाया जाता है ना, जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, करता है, लेकिन फायदा क्या पहुंचता है, तो इसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पकड़ने की क्षमता होती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन 78% है, अब इसकी आवश्यकता इसको है, तो वहां से खींच करके यही बैक्टीरिया जो है ना, मिट्टी में लाता है, पकड़ने की क्षमता होती है, और पौधे को भोजन बनाने में इसकी आवश्यकता होती है। माना वायुमंडल से खींच के लाएगा, मिट्टी में देगा, मिट्टी से फिर वो, है ना, जड़ के द्वारा पत्ते में जाएगा। पत्ता तो रसोई घर होता है, वो किचन प्लांट होता है, तो वो वहां पे खाना बनाने में इसकी भूमिका मिल जाती है, अर्थात हेल्प कर देता है। अर्थात कहीं ना कहीं क्या हुआ, सहजीवी संबंध करके हमको फायदा पहुंचाया। ठीक है, तो ये होता है, आपको आवश्यकता होती है। ये हुआ है राइजोबियम। तो राइजोबियम, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप आ सकता है ना, या आप 2 नंबर के क्वेश्चन में भी इसको डील कर सकते हैं। जैसे भी क्वेश्चन जिस तरह से पूछे आप उसको जवाब उसी ढंग से दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे आगे मैं बताता हूं माइकोराइजा। दूसरा नंबर है माइकोराइजा, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक फंजाई है, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया मिल गया, आपको फंजाई की एग्जांपल देता हूं माइकोराइजा का, फिर उसके बाद साइनोबैक्टीरिया का यहाँ पे दे देंगे। तो ए बी तीनों दिए एग्जांपल दिए हैं, और तीनों का एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, तो माइकोराइजा नाम आप लोगों ने सुना होगा। माइकोराइजा ये क्या है, उच्च वर्ग के पौधे के जड़ों के साथ, माना ये निम्न वर्गीय पौधा है, लेकिन उच्च वर्ग के पौधा जो होता है उसके रहता है, साथ में रहता है। देखिए ध्यान से, तो उच्च वर्ग जो हायर क्लास होते हैं पौधे के, उसके जड़ों के साथ कवक सहजीविता का संबंध स्थापित करता है, अर्थात यह भी सहजीवी के रूप में रहता है, अर्थात एक दूसरे की मदद करता है, रहता है, जिससे माइकोराइजा कहते हैं। जिसे कहते हैं माइकोराइजा कहते हैं। एक माइक्रोप्लाज्मा अलग होता है। ठीक है, चलिए और बताते हैं तुमको। ये देखिए ध्यान से बच्चा, तो जैसे माइकोराइजा क्या हो गया, सहजीवी संबंध जो स्थापित करे किसी में, उच्च वर्ग के पौधों में जो है जड़ों के साथ यह सहजीविता का जो संबंध स्थापित करता है उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। ये कवक पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, मतलब ये कवक जो है पौधों को पोषक तत्व जो है, अर्थात मिट्टी से लेके पोषक तत्व जो है ये उपलब्ध कराता है, जिससे पौधे की वृद्धि अच्छी तरह से होती है। अब कैसे होती है इसको समझ लीजिएगा ध्यान से बच्चा। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा, तो आप लिख नहीं लिए होंगे इसको, अब स्क्रीनशॉट थोड़ा सा इसको लीजिए, ले लिए होंगे, आगे पीछे करके कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, तो मैं आपको बता रहा हूं थोड़ी सी बातें कि कैसे ये जो है कैसे ये सहजीविता करता है। तो मान लीजिए उदाहरण तौर पे हम एक पौधा को, कोई पौधा ले लीजिए, ठीक ना। अब जो कवक है ना, तो कवक में रहता है, इस तरह से संरचना इसकी होती है, इस तरह से संरचना होती है, ये इसको कहते हैं हाइफी, ये हाइफा होता है, ठीक ना ये, और अंगुलीनुमा संरचना होती है हाइफा का। माना कवक के जब हम इसकी संरचना पढ़ते हैं तो ये नजर आता है अंगुलीनुमा संरचना। और ये मिट्टी में मान लीजिए जड़ जो है, उच्च स्तरीय पौधा जो उसका जड़ मिट्टी में है, मान लीजिए ये जड़ है, ठीक ना, अलग पौधा का जड़ है यहाँ पर, इसमें सटा हुआ कौन है, कवक भी है, अर्थात ये कवक का ये हाइफी है। अब ये क्या करता है, जड़ तो है वो भी नीचा हुआ है, साथ में ये जो पूरा फैला हुआ है ना, ये क्या करेगा, वायुमंडल से क्या करेगा, यहाँ पर जो पोषक तत्व मिट्टी में है
जड़ तो लेगा ही लेगा, साथ में यह भी ले लेगा और लेके अंदर पहुंचा देगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये जड़ से ऊपर ले जाता है पोषक पदार्थ, यह भी ले जाता है, ऊपर जाता है तना द्वारा, पेड़ पौधे पत्ता पहुंचता है, वो खाना तैयार कर लेता है। अर्थात ये जो क्या हुआ, जो जड़ नहीं दे पाया हुआ है यही दे पाता है। अर्थात इसको एक आश्रय मिलता है, रहने का ठिकाना मिलता है, और साथ में उसको क्या देता है, ये क्या कराता है, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, जिससे पौधे की अच्छी तरह से वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये माइकोराइजा लाभ पहुंचाता है। और जैसे कौन है, ग्लोमस गीगास्पोरा, ये है, ये आपको एक कवक है, ये कवक है जो एग्जाम्पल है आपको इसका माइकोराइजा का, जो कि पेड़ पौधों की फसल की जो है वृद्धि आगे करवाता है, जिससे फसल पैदावार अच्छा होता है और इंसान को फायदा मिलता है, ठीक है। अब इसका फायदा मीन्स जो माइकोराइजा है, जो सहजीवी संबंध स्थापित करता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, कैसे फायदा पहुंचाता है, थोड़ा सा लाभ भी देख लेते हैं। किस प्रकार से करता है, ये जड़ों के अवशेषी सतह के क्षेत्रफलों में वृद्धि कर देता है, मैंने फैला देता है। जो जड़ तो मान लो इतने सा था, लेकिन ये जड़ जैसा ही संरचना बना के इसके क्षेत्र को बढ़ा देता है, अर्थात बड़ी मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त करके ऊपर भेजता है, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसा काम करता है। दूसरा होता है संबंध की उपस्थिति से कुछ विशेष पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है, अर्थात इस प्रकार का जो संबंध स्थापित होता है, इसे एक स्पेशल टाइप का जो है पोषक तत्व जो है उसका अवशोषण कर लेता है, ताकि फायदा पहुंच सके, ठीक है। इस संबंध से पौधे के लवणता एवं सूखे को सहने में सक्षम हो जाता है, अर्थात यह संबंध से जो पौधा आगे डेवलप करता है ना, उसमें जो बैसाख का मौसम होता है, अर्थात जो सूखा मौसम होता है धूप का, उसमें उसको सूखने नहीं देता है, उससे उसको सहायता मिलता है, पावर मिलता है, और उसकी लवणता को भी नष्ट कर देता है। मैंने लवणता और जो सूखा पड़ जाएगा, फिर भी वो पौधा पर असर नहीं देखने को मिलेगा, और आराम से सहने की क्षमता उसमें आ जाती है, और वो डेवलप करता है, विषम परिस्थिति में भी अच्छा रहता है। मृदा में माइकोराइजा की उपस्थिति कुछ विशेष प्रकार के पौधों के उगने में सहायक होता है, अर्थात जैसे मिट्टी में अगर ये माइकोराइजा का अवेलेबल होता है, तो भी कुछ विशेष प्रकार के पौधे भी नए नए उग जाते हैं। यह भी फायदा होता है, जो मानव के लिए कहीं न कहीं फायदामंद होता है, ठीक है। अब अगला है, लास्ट में है, रोगजनक सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात इससे जो सहजीवी संबंध स्थापित करता है ये माइकोराइजा, उससे क्या होता है, रोगजनक सूक्ष्मजीव, जो रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्मजीव है ना, उससे भी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उससे भी यह बचा देता है। अर्थात हम देखते हैं कि माइकोराइजा बहुत ही फायदेमंद चीज है, फायदेमंद हमारा कवक है, जो कि मनुष्य को कहीं न कहीं ये हेल्प पहुंचा रहा है, ठीक है, जिससे मानव का कल्याण हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे किसके बारे में। तो राइजोबियम का है, दलहनी पौधों के जड़ों रहता है, और ये उच्च प्राणी के जड़ों में सहजीवी के रूप में रहता है, और मनुष्यों को लाभ पहुंचाता है। आगे मैं बात करता हूं साइनोबैक्टीरिया, तीसरा नंबर साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया है क्या, तो सबसे पहले इसको बोलते हैं नीला हरा शैवाल, ब्लू ग्रीन, है ना, अलगी भी कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया को। ये सबसे पहले धरती को ऑक्सीकृत किया, ऑक्सीजन की उपलब्धता इन्होंने ही करवाया था, बहुत है ना, मिलियन अरबों खरबों साल से ये धरती पर है। जब से धरती बनी उसके पहले से ये है ना समुद्रों में अवेलेबल था, ठीक है ना, धीरे धीरे करके ग्रोथ इसका हुआ, तो इसी से ये ऑक्सीजन की प्राप्ति जो हुई है इसी से हुआ, ऑक्सीकृत धरती से हुआ है। यह है क्या, स्वपोषित सूक्ष्मजीव है, एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो उसमें स्वपोषण होता है, अर्थात ये सेल्फ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये खुद अपना भोजन तैयार करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, समझ गए। तो ये कहाँ मिलेगा, तो जल पे मिलता है और थल पे भी, जल थल दोनों जगह पे ये पर्याप्त रूप में, बड़े पैमाने रूप में पाया जाता है। साथ में इसमें पावर होती है कि वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर फसली पौधों को लाभ पहुंचाता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके जो फसली पौधा है उसको लाभ पहुंचाता है। क्योंकि खाना बनाने में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार अभी मैंने कहा उसी प्रकार से यह भी खास करके जो पौधा होता है ना, ये धान वाला पौधा, उसके जड़ों में बहुत ही फायदेमंद काम करता है, और धान की जो खेती होती है उसको उपजाऊ बनाती है,
उसमें ये बहुत फायदेमंद करती है। मैंने वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर फसली पौधों को लाभ पहुंचाता है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है, मैंने बैक्टीरिया है जो इस प्रकार का कार्य करता है, उसमें नाम है एनाबिना का, नॉस्टॉक का, प्लेक्टोनिमा का और ऑसिलेटोरिया का। ये सारे हैं और इस तरह से भी और भी बैक्टीरिया होगा जो लाभ पहुंचाता है। तो उम्मीद है बच्चे अब समझ गए होंगे पूरी। तो मैं आपको फिर से फ्लैशबैक शुरू से बताता हूं कि ये अध्याय हमारा था जो अभी पूरा यहां होता है। ये अध्याय क्या कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। ये टोटल एक लॉन्ग क्वेश्चन बना और एक लॉन्ग क्वेश्चन में बनाते बनाते जब डिटेल से मैं उसको पढ़ा तो कई उसमें लॉन्ग क्वेश्चन और निकल गए, है ना। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन सबसे बड़ा बनता है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म की भूमिका पर प्रकाश डालें। इसमें हम औद्योगिक क्षेत्र और उसके बाद घरेलू और औद्योगिक, उद्योग हो गया, कृषि हो गया और उसके बाद घरेलू, हाँ तीन क्षेत्र में सूक्ष्म जीव ने मानव को लाभ पहुंचाया। तो अलग अलग क्षेत्र की अगर स्पेशली चर्चा करके उसी को वर्णन करने के लिए कहेगा तो आप कृषि वाला करिएगा। तो आज जो मैंने कृषि वाला बताया है ना, सबको लिख दीजिएगा। तो ये कृषि क्षेत्र में स्पेशल लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। घरेलू उत्पाद में अगर सूक्ष्म की भूमिका का वर्णन करने के लिए कहेगा तो घरेलू उत्पाद में दही, दूध से दही बनता है, फिर उसके बाद योगहट बनता है, उसके छाछ बनता है, पनीर बनता है, उसके बाद इडली डोसा बनता है, ताड़ी बनाई जाती है। ये इतने सारे चीज जो है हम घरेलू उत्पाद में पढ़ लेते हैं। तो उसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन पर्सनल पूछेगा तो उन सारी चीजों का चर्चा करके लॉन्ग बना दीजिएगा। ठीक है, जितना लिखा है काफी है लॉन्ग बनाने के लिए, है ना, समझिए ध्यान से। उसके बाद अगर औद्योगिक क्षेत्र में कहेगा तो औद्योगिक क्षेत्र में जो मैं पर्सनल कार्बनिक अम्ल के बारे में बताया हूं, एंटीबायोटिक का प्रयोग बताया हूं, है ना, ये अनेकों प्रकार के जो इंडस्ट्रीज रूप में जो प्रयोग करके जैसे कपड़ों में प्रयोग की जाती है, बहुत सारे, है ना, बैक्टीरिया का सूक्ष्म प्रयोग। तो जिन जिन क्षेत्रों के बारे में घरेलू औद्योगिक क्षेत्रों में चर्चा मैंने किया हूं, अगर उसकी खाली चर्चा करेंगे सिर्फ तो वह भी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो तीनों क्षेत्र हो गया। औद्योगिक क्षेत्र में मैं वाहित में उपचार भी बताया, गंगा जमुना प्रोजेक्ट जो है, गंगा प्रोजेक्ट है वह भी बताया। उसी के अंतर्गत बीओडी 2 नंबर का सवाल बनता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वाहित बल उपचार के द्वितीयक में बनता है, तो वह उसकी भी चर्चा मैंने कर दिया। अगर आपको फैक्ट क्या कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र में पूछेगा तो वह भी चर्चा उसे कर दीजिएगा। अगर औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत वाहित बल उपचार पर्सनल पूछ दिया तो मैं उतना सा बता दिया हूं कि वन फर्स्ट, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय कि पर्सनल उसका फिगर बना के उसकी सिर्फ चर्चा कर देंगे तो पर्सनल वाहित बल उपचार का भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर आपको साथ ही साथ उसमें लिखना है कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र का चर्चा करें, थोड़ा चर्चा कर दीजिएगा, परिभाषा लेके एग्जाम्पल दे दीजिएगा। ठीक है, तो एक और आता है बायोगैस षड्यंत्र, वह भी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है एक उद्योग क्षेत्र के रूप में। तो उसमें पर्सनल मीथेन गैस, गोबर गैस जो बोलते हैं, उसका मैं वीडियो, है ना, क्या कहते हैं, ये लाइव क्लास में दे दिया हूं, उसका रिकॉर्ड वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हैं। देते हुआ कि लॉन्ग में मेन टॉपिक में भी मेन टॉपिक उसके अंतर्गत आ गए। अब एक बात आती है कि सिर्फ ये क्वेश्चन रहेगा जो हमारा हेडिंग है 10वां अध्याय कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अगर वो ही उसी हेडिंग करते हुए रहेगा कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर प्रकाश डालें, तो अर्थात ये क्या ले सकते हैं, घरेलू उपचार, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, तीनों का चर्चा थोड़ा थोड़ा करते हुए, सबको डिटेल्स नहीं भागना है, सब डिटेल्स करेंगे 10 पेज हो जाएगा, लेकिन आपको लिखना है 2 पेज में। तो थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हुए, एक दो का वर्णन करते हुए, तीनों क्षेत्र के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा मिला जुला के सबका क्वेश्चन। तो आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। कोई एगो फिगर बना दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में याद रखिएगा, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन बायोलॉजी में आप लिखते हो तो निश्चित रूप से फिगर बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको 5 में 5 नंबर मिल सकता है, नहीं तो आपको 3 नंबर देगा, 2.5 नंबर देगा, 2 नंबर काट लेगा। ठीक है, तब तो अच्छा से लिखेंगे। फिर भी बायोलॉजी का ये रूल्स है कि लॉन्ग क्वेश्चन में फिगर मस्ट है। ठीक है बच्चा, तो चाहे जैसे भी फिगर बना, फिगर बहुत अच्छा नहीं बनता है लेकिन कुछ तो बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से ये आज ये जो मैं बताया कि ये 10वां अध्याय ये पूरा हुआ। अब नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा, है ना, आपको
इंपॉर्टेंट जो आप अब बाकी जो भी टॉपिक बचा हुआ है ना, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चे, तो इसलिए इसे इग्नोर नहीं करें, शुरू से अंत तक है ना देखें और अपने दोस्तों को बताएं। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, है ना, तो वो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को बताएं। बहुत जल्द जो है इसमें मैं आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू से अंत कराने वाला हूं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12 के जो 24 में एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड में, जो सिलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और लॉन्ग क्वेश्चन होगा, सबकी मैं चर्चा करूंगा। और उसी के अंतर्गत आपको 110% मैं गारंटी देता हूं कि उसी के अंतर्गत वह क्वेश्चंस रहेगा, खासकर 2 नंबर के क्वेश्चन, है ना, 2 नंबर वाले अंक वाले, 5 मिनट के अंक वाले। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप जरूर देखना, और जब जिस दिन क्वेश्चन आएगा, है ना, ये वीडियो को याद रखिएगा। सर ने, है ना, कहा था कि क्वेश्चंस आएगा तो मिला लीजिएगा, तो आपको अनुमान लग जाएगा कि कितनी सच्चाई है। ठीक है बच्चे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए ओके, गुड नाइट, बाय बाय।